so let us start with an important topic. I'm going to deal with the international organizations also. So BIMSTEC is one of the multilateral international organization. मल्टीलेटर इसलिए क्योंकि इसमें 7 देश इसके पार्ट हैं. बिम्स्टेक को पढ़ते हैं. बिम्स्टेक न्यूज में क्यों आ रखी है? तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म, पहले फुल फॉर्म प्यारे बच्चों आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए. ठीक है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव, ये है मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कुछ ऐसे ही इसका नाम है. फुल फॉर्म अभी देख लेते हैं. तो अभी ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, कौन सी कंट्रीज के एनएसए, आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसको बोलते हैं? जो सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को सीधा सलाह देता है. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर और ये जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट एडवाइस देते हैं. हमारे कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के? अजीत डोवाल. क्या नाम है उनका? अजीत डोवाल. अजीत डोवाल. तो बिम्स्टेक कंट्रीज 7 है जी टोटल. उसके एनएसए की मीटिंग हो रही है इंडिया के अंदर. कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर. न्यू दिल्ली के अंदर हुई है 5th मीटिंग ऑफ द बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ, चेयर्ड बाय एनएसए अजीत डोवाल. बिम्स्टेक का प्रेजेंट चेयर कौन है? प्रेजेंट चेयर, जैसे ब्रिक्स का प्रेजेंट चेयर इंडिया है, बिम्स्टेक का प्रेजेंट चेयर कौन है? बांग्लादेश. ट्रोइका बता रहा हूं मैं. किसकी ट्रोइका बता रहा हूं? बिम्स्टेक की ट्रोइका. लास्ट समिट जो ब्रिक्स का हुआ था वो थाईलैंड में हुआ था, तो थाईलैंड वाज द चेयर. प्रेजेंट चेयर इज द बांग्लादेश. एंड नेक्स्ट इज भूटान. क्या है नेक्स्ट? है भूटान. फ्यूचर चेयर भूटान, प्रेजेंट बांग्लादेश एंड प्रीवियस थाईलैंड. ट्रोइका ऑफ द बिम्स्टेक पता चल गया. अब बिम्स्टेक के एनएसए की मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई. ये 5th मीटिंग थी. दिस वाज द 5th मीटिंग. और इस मीटिंग के अंदर क्योंकि ये सिक्योरिटी एडवाइजर है तो ऑब्वियसली दे हैव एग्रीड, जितने भी 7 मेंबर्स के एनएसए, दे हैव एग्रीड टू कोऑपरेट इन काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रीजनल कनेक्टिविटी के इश्यूज के ऊपर इन्होंने एग्रीमेंट्स करे हैं. एंड मोर इंपॉर्टेंटली 2 डॉक्यूमेंट्स को अडॉप्ट किया गया है. एक है द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर मैरीटाइम लॉ. तो समुद्री, जैसे अब आप देखोगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, तो फिर जो मैरीटाइम लॉ है, मैरीटाइम लॉ इंडिया में वर्ल्ड के लिए कौन सा है आपको बताया? अनक्लॉज. क्या नाम है उसका? अनक्लॉज. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज. अनक्लॉज की धज्जियां उड़ा रहे हैं अभी. उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, उसने नेवल ब्लॉकेड लगा दी यूएस ने, फिर दोबारा से अब फुल फ्लेज्ड वॉर चल रही है वहां पर. अब आपने देखा कुवैत के ऊपर भी उसने अटैक कर दिया, ईरान ने कुवैत के ऊपर. उसका जो वाटर डीसैलिनाइजेशन प्लांट था, क्योंकि पानी तो वो समुद्र का ही डीसैलिनाइज करके पीते हैं, तो उसको उसने उड़ा दिया. कुवैत का वाटर डीसैलिनाइजेशन प्लांट उसको उड़ा दिया. और तो मैरीटाइम, अभी 2 जो इन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करे हैं बिम्स्टेक के अंदर, द गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट नंबर 1 एंड द मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ. एचएडीआर की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. जब भी कोई जैसे कोई अभी जैसे अर्थक्वेक आ गया या कुछ आ गया, ठीक है, तो अभी कोई अर्थक्वेक आ गया, डिजास्टर आ गया, तो फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, उनको सहायता देनी है. अभी अर्थक्वेक कहाँ आया सबसे तगड़ा? वेनेजुएला में. कहाँ आया? वेनेजुएला में. कितने लोगों की ऑफिशियल रिपोर्ट है कि डेथ हो गई है? मोर देन 5000 लोगों की डेथ हो गई है. तो ह्यूमैनिटी, बट ये ना मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ के बारे में है कि कोई सुनामी आ गई, कोई पायरेसी अटैक हो गया, ऐसे उनके लिए 2 डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने अडॉप्ट करा. ये आपको पता होना चाहिए बिम्स्टेक के एनएसएस ने. अभी मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ. बिम्स्टेक की जो है ना जी, इसको समझो आप, इवोल्यूशन को समझते हैं बिम्स्टेक की. 1 बाय 1 पढ़ते हैं. बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पहले आपको पता होनी चाहिए. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, ये क्या है? टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इसका नेम याद करना बड़ा आसान है. आपको एम ही लगेगा कि यार ये नेम याद नहीं होगा, नेम इजीली याद हो जाएगा. आप देखो इसका नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल पता है आपको कहाँ है? इंडिया का मैप, अगर कभी आपने देखा हो, इंडिया का मैप कैसा है? ठीक है, इंडिया का मैप ऐसे करके, ऐसे इंडिया है ना, और ये वाला कौन सा एरिया? जल्दी से बताओ. बे ऑफ
बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इसका मतलब बे ऑफ बंगाल के आसपास वाली कंट्रीज के बीच में बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल, तो मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर कोऑपरेशन करनी है, सहयोग करना है, आपस में मिलकर काम करना है। तो मल्टीपल सेक्टर मतलब ट्रेड सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, ठीक है, मल्टीपल सेक्टर्स। तो बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बड़ा आसान है। बे ऑफ बंगाल के आसपास जो कंट्रीज हैं उनके बीच में मल्टी सेक्टर्स में इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन हो रही है। आपस में वो इकोनॉमिक्स अपनी ट्रेड बढ़ाएंगे, आपस में इंटरलिंकिंग अपनी ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। अभी मैं बताऊंगा बिम्स्टेक में बहुत सारे इनिशिएटिव जो इंडिया के साथ कनेक्टेड हैं, वो भी सारा मैं बिम्स्टेक को वंस एंड फॉर ऑल खत्म करूंगा। पर अभी आप यहीं से मेरे को बताइए कि बिम्स्टेक की 7 कंट्रीज मेंबर है जी, 7 कंट्रीज, तो कौन कौन सी होंगी यहीं पे है, और इसका नाम जो है इसके अंदर ही मिल जाएगा आपको। देखो 5 कंट्रीज का नाम तो इसी में है, बिम्स ईसी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ना, उसको छोड़ दो। बांग्लादेश, बताओ बांग्लादेश है कि नहीं बे ऑफ बंगाल के पास, बांग्लादेश। उसके बाद आई से इंडिया, एम से म्यांमार, म्यांमार। उसके बाद एस से श्रीलंका, यहाँ पर नीचे श्रीलंका, ये भी बे ऑफ बंगाल पे, ठीक है। और इसके साथ ही हमारे कौन सा लगता है, बांग्लादेश लगता है कि नहीं, बोलो यस और नो। और बांग्लादेश के साथ हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है कुछ हिस्सा हमारा म्यांमार के भी साथ लगता है कि नहीं लगता, म्यांमार के साथ भी लगता है हमारा। तो म्यांमार भी बे ऑफ बंगाल के पास ही है। तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और आगे कौन सा, थाईलैंड, थाईलैंड इससे आगे, इसके साथ भी बे ऑफ बंगाल लग रहा है। तो ये तो 5 हो गए, फिर 2 और कौन से रह गए, 2 और रह गए, ये तो नहीं इसी नेम से याद हो गया। 2 आपको याद करने पड़ेंगे, एक नेपाल, ठीक है, एक नेपाल और एक भूटान, यहाँ पर। अब आपसे पूछा जाएगा कि बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव, ये कौन से 2 रीजन्स को ज्वाइन करने के लिए, कॉपरेशन बढ़ाने के लिए 2 रीजन्स को, एक साउथ एशिया, कौन सा जल्दी से बताओ, ये इंडिया किसका पार्ट है, साउथ एशिया का पार्ट है और साउथ की तरफ है, बोलो यस और नो। साउथ एशिया में सारी कंट्रीज आ रही हैं हमारी, नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये कौन से, साउथ एशिया। तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो फिर ईस्ट एशिया में कौन कौन से आगे, जल्दी बताओ, म्यांमार और कौन सा, थाईलैंड, म्यांमार एंड, जल्दी से बताओ कौन सा, म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बिम्स्टेक के अंदर 2 कंट्रीज ऐसी हैं जिसके साथ सी नहीं लगता, बे ऑफ बंगाल नहीं लगता, बाकी सबके साथ सी लग रहा है, नेपाल एंड भूटान। ये आपको दिमाग में रखना है, नेपाल एंड भूटान 2 ऐसी कंट्रीज हैं। बिम्स्टेक जो है ना, ऐसी कंट्रीज का ग्रुप है जो लिटोरल स्टेट्स हैं। कौन सी स्टेट्स हैं, जल्दी से बताओ कौन सी हैं, लिटोरल, लिटोरल कौन सी होती हैं, जल्दी से बताओ, लिटोरल स्टेट्स कौन सी होती हैं, जिनके साथ समुद्र लगता है, क्या लगता है, लिटोरल, जिनके साथ क्या लगता है, समुद्र लगता है। तो अगर ये सिर्फ लिटोरल कंट्रीज का ग्रुप होता, तो फिर भूटान और नेपाल कहाँ जा रहे हैं, वो तो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, लैंडलॉक्ड हैं, उनके साथ कोई समुद्र नहीं लगता। तो इसलिए इट इज नॉट ओनली द ग्रुप ऑफ लैंडलॉक कंट्रीज और लिटोरल कंट्रीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट ऑल्सो, ठीक है, एडजेसेंट, एडजेसेंट भी है वर्ड, ठीक है, वहां बीच में वर्ड क्या लिखा हुआ है, एडजेसेंट, मतलब समुद्र के साथ। नहीं भी लग रही है एकदम, तो थोड़ी सी पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, समझ में आ गई। तो अभी हम इसको करते हैं जी आगे। तो बे ऑफ बंगाल इज द रीजन अराउंड विच ऑल दीज कंट्रीज आर लोकेटेड। मल्टी सेक्टोरल मींस मेनी एरियाज के बीच में ट्रेड, हेल्थ, एनर्जी के बीच में इनमें कॉपरेशन है। टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन का मतलब है कि द कंट्रीज विल हेल्प ईच अदर। नाउ बिम्स्टेक इज द रीजनल ग्रुपिंग ऑफ 7 कंट्रीज एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पर जल्दी बताओ, लिटोरल एंड एडजेसेंट एरियाज ऑफ द बे ऑफ बंगाल। देन ये साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज आ रही है इसके अंदर, जल्दी से बता दो, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। साउथ ईस्ट एशिया में अभी आपने बताया था कौन सा, म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है। और ये कौन से रीजन के लिए यूनिक लिंक बनता है, ये साउथ एशिया विद द साउथ ईस्ट एशिया, उसके साथ लिंक करना है इसको क्रिएट। देन आगे चलिए फिर, और ये मैंने मैप बनाया है, बिम्स्टेक कंट्रीज का मैप आप देख सकते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और ये आप देख सकते हैं इंडिया के साथ ये जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया बांग्लादेश लग रहा है हमारे साथ, और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, ये कौन सा लग रहा है, म्यांमार। और फिर ये हमारे साथ एकदम से थाईलैंड तो नहीं लग रहा, बट थाईलैंड कनेक्टेड यहाँ पर है इनके, इन सारी कंट्रीज का मिलकर। अच्छा, इससे पहले ना बिम्स्टेक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था, ज्यादा इंपॉर्टेंट सार्क माना जाता था। कौन सा, जल्दी से बताओ कौन सा, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन
एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशिया की कंट्रीज की एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें दिक्कत यह है कि इसमें पाकिस्तान है। कौन है इसके अंदर? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर नहीं, उरी अटैक के बाद। किस अटैक के बाद? उरी अटैक के बाद इंडिया ने इसको बाइकआउट करा कि हम द वो उन्होंने बोला कि सबमिट, एक तरफ सबमिट करे, उधर से हमारे सोल्जर शहीद कर रहे हो आप, अटैक करवा रहे हो, टेररिस्ट अटैक्स, तो हम सार्क समिट के अंदर पार्टिसिपेट इंडिया कहते नहीं करेंगे। तो इंडिया अब साउथ एशिया में जो बाकी कंट्रीज सार्क का मेंबर्स हैं, तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया इज हैविंग अ बिग ब्रदर काइंड ऑफ इमेज। कौन सा बिग ब्रदर? समय तो थोड़ा सा धौंस जमाने वाला थोड़ा था। तो इंडिया ने बोला कि मैं सार्क नहीं अटेंड करा, ये करेंगी सार्क को अटेंड? इंडिया इनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कुछ ना कुछ तो देता ही रहता है ना, साइड बाय साइड। बोलो यस और नो। इन्होंने भी क्या बोला कि हम भी उसका क्या करें, बाइकआउट। और सार्क के अंदर पाकिस्तान की वजह से सार्क समिट उसके बाद हुआ ही नहीं है। वो तो इंडस वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड की है। इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। द ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर। बोला था ना इंडिया ने, द ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। तो अब सार्क डिफंक्ट हो गया है। क्या हो गया ये? डिफंक्ट, मतलब इट इज नॉट फंक्शनिंग। बट अब सार्क को बाईपास करके हमें बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक में सारी कंट्रीज हैं ही है, वो इवन की एक्स्ट्रा कंट्रीज भी है, साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशिया वाली भी हैं दो। कौन सी बताओ? म्यांमार एंड थाईलैंड। तो इनके थ्रू हम समिट, और इसकी अब अच्छा, बिम्स्टेक का समिट जो होता है बाईइनियल होता है। बाईइनियल मतलब 2 साल में एक बार, हर साल नहीं होता। तो वो 2 साल में एक बार होता है। बाकी सारे अगर आप देखोगे, एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रिक्स देख रहे हो आप, ब्रिक्स का हर साल होता है। बट बिम्स्टेक का कैसे होता है? बाईइनियल। ठीक है, क्या होता है जल्दी से बताओ? बाईइनियल, बाई BIENNIAL, बाईइनियल। एक होता है बाई एनुअल, एनुअल बाय, एक होता है एनुअल हर साल, एक होता है बाय एनुअल मतलब साल में 2 बार, एक होता है बाय इनियल 2 साल में एक बार, एक होता है क्वाड्रीनियल, जैसे फीफा, क्वाड्रीनियल 4 साल में एक होता है डेसीनियल, 10 साल में एक बार। सेंसस डेसीनियल होता है ना, सेंसस। जल्दी से बताओ कब होता है? अभी डीलिमिटेशन वाला इशू चल रहा है ना, सारा डीलिमिटेशन वाला इशू। वो मैं आपको डीलिमिटेशन वाला इशू एक वंस एंड फॉर ऑल खत्म कराऊंगा मैं आपका। तो अभी आप पहले देखिए, इसकी हिस्ट्री देखिए आप पहले बिम्स्टेक की। सबसे पहले इनमें सिर्फ 4 कंट्रीज मेंबर थी, और इसको पहले बोला जाता था, क्या बोला जाता है जल्दी बताओ? बिस्टेक। ठीक है, बिस्टेक ये कंट्रीज का नाम था। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये कब बनी थी जल्दी से बताओ? 6 जून 1997। कौन सी डिक्लेरेशन के थ्रू? बैंकॉक डिक्लेरेशन। फिर उसके बाद इसमें एक कंट्री और ऐड हो गई, टोटल 5 हो गई। वो कौन से ईयर में हुई है? दिसंबर उसी साल हुई है। और किसको ज्वाइन करवा लिया? म्यांमार के अंदर। अभी म्यांमार के अंदर कूप हो रखा है, आपको पता है क्या हो रखा है? जल्दी से, म्यांमार के अंदर, म्यांमार के अंदर क्या हो रखा है प्रेजेंटली? कूप। अभी वहां पर इलेक्शंस हुए हैं, और कौन जीत गया है? वो एक मिलिट्री कमांडर जिसने कूप किया था, वही जीत गया है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? ओंग मिंग हलैंग। ओंग, क्या नाम है? AUNG, ओंग। MING मिंग, और आगे क्या है? हलैंग। ओंग मिंग हलैंग इज द प्रेजेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन म्यांमार। कूप हो रखा है, उन्होंने बाकी इसको इलेक्शन लड़ने नहीं दिए, खुद ही खड़ा हो गया, खुद को ही वोटें डलवा ली और जीत गए बस। और वहां पर एक लेडी थी जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए फाइट की थी बहुत ज्यादा। जैसे कल आपने अगर मेरा यूट्यूब लेक्चर देखा होगा, तो कल मैंने एक टॉपिक कंप्लीट करवाया। एक स्टूडेंट ने बोला था सर हंगर स्ट्राइक, और ये सर उसका इशू पूरा बता दो, राइट टू प्रोटेस्ट का। तो अगर आपने वो मेरा लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने उसको कॉम्प्रीहेंसिवली डील किया है। तो उसके अंदर मैंने टी रतिनम का केस, ज्ञान कौर का केस, एंड उसके बाद अरुणा शॉनबॉग का केस, और उसके अलावा राइट टू ये सॉरी अटेम्प्ट टू सुसाइड, which was an offense under section 309 of the Indian Penal Code, and which is decriminalized now in under the Bharatiya Nyaya Sanhita. But now they have added a new section in BNS, that is section 226. आप लोगों ने मेरा लेक्चर नहीं देखा तो that is your mistake, your loss. I'm not going to repeat that in the class. तो उसमें मैं बता रहा था कि कल के लेक्चर में मैंने एक लेडी का नाम लिया था जिसका नाम है आयरॉम शर्मिला।
आयरॉम शर्मिला आयरन लेडी, वो पेपर में आया था क्वेश्चन कि हु इज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर, तो क्या नाम है उनका, आयरॉम शर्मिला। यस, जब भी वो हंगर स्ट्राइक पे बैठती थी ना, तो उनको एफआईआर उनके ऊपर फाइल हो जाती थी। अब हंगर स्ट्राइक पे बैठना, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। सोनम वांगचुक, he he was sitting और he is presently also ऑन हंगर स्ट्राइक। उन्होंने कुछ खाया नहीं अभी भी, हंगर स्ट्राइक पे अभी भी है वो, बस ये है कि मेडिकल सुपरविजन में है, मेडिकल सुपरविजन में रखा गया है उनको। तो हंगर स्ट्राइक करना एक आर्टिकल 19 का पार्ट था, तो उनको जब भी हंगर स्ट्राइक करती थी तो उनके ऊपर एफआईआर फाइल हो जाती थी। पहले इंडियन पिनल कोड था तो 309 में बोला जाता था कि ये सुसाइड करने वाली है। हंगर स्ट्राइक करना इट इज काइंड ऑफ, उन्होंने बोला इट इज काइंड ऑफ अटेम्प्ट टू सुसाइड। तो उसके ऊपर जजमेंट आई, फिर सुप्रीम कोर्ट की तो नहीं है, बट उसके ऊपर जजमेंट आई, कोर्ट ने बोला कि भाई हंगर स्ट्राइक करना इट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डाइसेंट। मैं अपनी नाराजगी, अपनी डाइसेंट, अपना डिसएग्रीमेंट शो कर रहा हूँ, डिसएग्रीमेंट शो कर रहा हूँ मैं अपना अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो आई एम एक्सप्रेसिंग इट। प्रोटेस्ट करने के, डाइसेंट एक्सप्रेस करने के देयर कैन बी नंबर ऑफ वेज। डाइसेंट कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हो सकता है हम मार्च निकालें, स्लोगनरिंग करें, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि हम सड़क जाम करके बैठ जाएं, वो भी प्रोटेस्ट है, जैसे फार्मर्स ने किया था। और हंगर स्ट्राइक इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट। बट हंगर स्ट्राइक में दिक्कत ये है कि अब तो आईपीसी हट गया है, पर उस पर क्या लगा देते थे, अटेम्प्ट टू सुसाइड का चार्ज एफआईआर करके जेल में डाल देते। वो कह रहा है कि मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आर्टिकल 19(1)(a) ने मुझे राइट दिया है, ऊपर से आप मुझे अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट एक्सरसाइज करने की वजह से आप मुझे जेल में डाल रहे हो। तो फिर कोर्ट ने ये बात बोली कि भाई हंगर स्ट्राइकर जो होता है, जो फास्टर होता है ना, वो बंदा, वो लेडी या वो मेल पर्सन जिसको हम हंगर स्ट्राइकर बोलते हैं, दैट पर्सन इज डूइंग हंगर स्ट्राइक नॉट बिकॉज ही इज सीकिंग डेथ। वो डेथ नहीं मांग रहा इसलिए हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया है वो। दैट पर्सन इज सीकिंग some accountability, some demand from the government, and in process of that he is undertaking the risk of death। रिस्क ऑफ डेथ, जोखिम डेथ का है, हंगर स्ट्राइक करेंगे तो जोखिम डेथ का है। बट वो डेथ करने की मंशा नहीं है उसकी, हंगर स्ट्राइक पे बैठा क्यों है वो, क्या उसकी डेथ करने की मंशा है कि मैं मर जाऊं, नहीं, उसका उसका मंशा है कि सरकार से या किससे भी अपना डिमांड उनके सामने रखना, उसकी बात सुनवाई रखना, यही है ना। तो कोर्ट ने भी ये बोला कि अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड में इंटेंशन होनी चाहिए, पहली बात कि मैं सुसाइड करूंगा। तो उन्होंने बोला हंगर स्ट्राइकर की इंटेंशन नहीं होती सुसाइड कर, डेथ को अपनी करवाने की, उसकी तो इंटेंशन सिर्फ क्या होती है, क्या होती है, उसकी पॉलिटिकल डिमांड रखने की क्या होती है, इंटेंशन होती है। हाँ, उसमें रिस्क जरूर होता है कि उसकी क्या हो सकती है, डेथ। तो रिस्क है बट इंटेंशन तो नहीं है ना अपनी डेथ कॉज करने की। देयरफॉर कोर्ट ने बोला कि हंगर स्ट्राइक करना इज नॉट अ अटेम्प्ट टू सुसाइड। तो इसमें 226 जो ऐड किया उसके लिए आप लेक्चर देख लेना, मैं नहीं रिपीट करता। अब यहाँ पर जो एक लेडी है, स्ट्रॉन्ग लेडी, उसका नाम था ओंग सैंग सू की। क्या नाम है उसका, ओंग, AUNG, ओंग सैंग सू की, ओंग सैंग सू की। इनको इसने जेल में डाल दिया जी दोबारा उठा के, इस पर्सन ने, ओंग मिंग हलांग ने। इस लेडी ने इतने फाइट की डेमोक्रेसी लाने के लिए म्यांमार के अंदर, क्योंकि पहले से वहां से मिलिट्री रूल था, वो पहले भी हो रखा था। तो मैं वैसे अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, मैं म्यांमार के अंदर चला जाऊंगा, तो मैं म्यांमार में नहीं जाना चाहता, मैं बिम्स्टेक के साथ रहना चाहता हूँ। तो बिम्स्टेक, पहले तो उसको क्या बोलते थे, बिस्टेक, फिर इसको क्या बना दिया, बिम्स्टेक बना दिया, ठीक है, नाम तो वही है, बट ये जो हाइफन हट जाएगा अब, क्योंकि इसके अंदर म्यांमार आ गया। बट उसके बाद किसने ज्वाइन कर लिया, ये आपको याद रखना है, 2004 ने किसने ज्वाइन कर लिया, नेपाल एंड भूटान ने ज्वाइन कर लिया। अब इसका नाम, ये हाइफन हट गया, अब क्या बन गया इसका नाम, पहले ये कंट्रीज के नाम पे था सिर्फ, पहले ये किसके नाम पे था, कंट्री, पहले इसको बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव फॉर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन नहीं बोलते थे, पहले ये कंट्रीज के नाम पे था, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। अब हाइफन हट गया, अब इसका नाम क्या कर दिया, क्योंकि जब नेपाल और भूटान ऐड हो गए तो इसका नाम बिम्स्टेक रख दिया गया। और बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू जो है ये फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है इसका। इसकी परमानेंट सेक्रेटारिएट कहाँ है, जल्दी से बताओ, परमानेंट सेक्रेटारिएट कहाँ है इसकी, ढाका, बांग्लादेश। और कब बनाई थी परमानेंट सेक्रेटारिएट, इन द ईयर 2014। और आपको याद रखना है कि इसकी सेक्रेटारिएट 2014 में जब बनाई गई थी, उस टाइम पे कौन सा समिट हो रहा था,
थर्ड बिम्स्टेक समिट हो रहा था 2014 में, कहाँ हो रहा था? काठमांडू, नेपाल के अंदर। तो इसकी सेक्रेटारिएट 2014 में बनी है, कोई परमानेंट सेक्रेटारिएट ही नहीं थी जब ये बना था। कब बना था ये? कब बना था? 1990 1997 में। ठीक है, म्यांमार कब ऐड हुआ था? उसी ईयर में। नेपाल भूटान कब ऐड हुए थे? 2004। सेक्रेटारिएट कब बनी थी? 2014। कौन सी समिट के अंदर? थर्ड समिट के अंदर। देन उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेक्रेटारिएट ढाका बांग्लादेश। देन आगे चार्टर ऑफ द बिम्स्टेक जो है वो उसके थ्रू ये बिम्स्टेक मिनिस्टर मीटिंग भी होती है, ये सब होता है। ठीक है, इसका ना एक सेक्रेटरी जनरल होता है जी बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक का एक सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया जाता है। बताइए हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक? ठीक है, उसका नाम है इंदिरा, इंदिरा मनी, इंदिरा मनी। इंडिया के हैं जी। ठीक है, इंडिया के हैं। इंदिरा मनी इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। इनकी टर्म नॉन रिन्यूएबल होती है, 3 साल के लिए होते हैं, दोबारा नहीं इलेक्ट हो सकते, दोबारा नहीं अपॉइंट हो सकते, एक ही बार, सेकंड टर्म नहीं मिलेगी। इंदिरा मनी है, आपको याद रखना है। ये अब मैंने बता दिया कि इनकी मीटिंग न्यू दिल्ली के अंदर हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन होता है? हु एडवाइजेस टू द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं। ठीक है, ये फिफ्थ मीटिंग थी, मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर इन्होंने किस पे बात करी? किसके ऊपर? काउंटर टेररिज्म, मींस टू काउंटर द एक्ट दैट इज अगेंस्ट द टेररिज्म, देन साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, रीजनल कनेक्टिविटी। देन गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो इन्होंने दो लागू किए हैं, मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट मींस एनफोर्सिंग लॉ एट द सी, स्टॉपिंग क्या? पायरेसी, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देन मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ गाइडलाइंस, ये सेकंड डॉक्यूमेंट ऐड करा इन्होंने। तो मैरीटाइम यही हो गया, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन फ्रॉम द सी, नेवी शिप्स को रेस्क्यू करना, ये दो डॉक्यूमेंट्स ऐड करे इन्होंने। देन उसके बाद नेक्स्ट बिम्स्टेक, इसको सेक्टर ड्रिवन ग्रुपिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम ही यही है, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल। तो कौन कौन से सेक्टर में कोऑपरेशन करते हैं ये जल्दी से बता दो फटाफट से, कौन कौन से सेक्टर में? 1997 में जब ये बनी थी तो उस टाइम पे कौन से सेक्टर थे, जल्दी से बताओ। सिर्फ 6 सेक्टर्स में कोऑपरेशन होती थी। कौन कौन से? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। बट 2008 में इन सेक्टर्स को एक्सपैंड करा इन्होंने, बोला और सेक्टर्स में भी हम आपस में काम करते हैं। तो क्या क्या ऐड कर दिया? एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, ये सब ऐड कर दिया। अब 2021 में भी सेक्टर्स को इन्होंने रैशनलाइज किया है, 2021 में भी इन सेक्टर्स को रैशनलाइज करा है। और आई विल टेल यू कि हर एक कंट्री को एक सेक्टर एलोकेट कर दिया गया है कि इस सेक्टर के ऊपर आप जो इनिशिएटिव्स लेंगे बाकी कंट्रीज आपके साथ कोऑपरेट करेगी। तो अब आप मुझे बताइए इंडिया के पास कौन सा सेक्टर है? इसीलिए एनएसए की सिक्योरिटी मीटिंग कहाँ हो रही है? इसीलिए एनएसए की सिक्योरिटी मीटिंग कहाँ हो रही है बिम्स्टेक की? समझ में आ गई? इसीलिए वो इंडिया में हो रही है। जबकि प्रेजेंट चेयर बिम्स्टेक का कौन है? बांग्लादेश। तो आपके मन में ये होना चाहिए बांग्लादेश में क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सिक्योरिटी सेक्टर का जो मेन है ये किसको एलोकेट हुआ है? इंडिया को, इसलिए इंडिया में हो रही है। देन उसके बाद आगे ब्लू इकोनॉमी क्या है, ये माउंटेन इकोनॉमी, ये सब आप अपने पढ़ सकते हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। देन ये बिम्स्टेक कंट्रीज में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। चेयरमैनशिप इसकी अल्फाबेटिकल वाइज रोटेट होती है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि भी आपस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना कंट्रीज मिलकर, है ना, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। देन इसका जो सबमिट होता है, जैसे हम बोलते हैं ना सबमिट हो रहा है जी, सबमिट को क्या माना जाता है? सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। सबमिट लेवल की मीटिंग क्या होती है? सुप्रीम डिसीजन लेवल, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। इसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करते हैं? हेड ऑफ द स्टेट्स या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट्स मतलब कुछ कंट्री के अंदर प्रेसिडेंट्स होते हैं, और कुछ कंट्री में कौन होते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट जाके पार्टिसिपेट कर सकता है, या हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो सबमिट लेवल पे ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और सबमिट इज हेल्ड, क्या लिखा है यहाँ पर? वंस एवरी 2 ईयर्स। इसमें जो भी फैसला लिया जाता है कैसे लिया जाता है? कॉन्सेंसस। एक भी कंट्री ने मना कर दिया वो फैसला लागू नहीं होगा। समिट, लास्ट समिट किसने होस्ट किया था और कौन सा था वो जल्दी से बताओ, लास्ट समिट कौन सा था जल्दी से बताओ? सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट, सिक्स्थ बिम्स्टेक समिट था लास्ट, और इट वाज होस्टेड बाय थाईलैंड। ठीक है, और बिम्स्टेक की थीम क्या थी लास्ट? अब देखो 2025 में हुआ था, तो 2026 में बिम्स्टेक समिट नहीं होगा, क्योंकि 2 साल बाद होता है ना, तो कब होएगा? 2027 में। तो इसलिए यही समिट आपको याद रखना है, ये नहीं कि इस बार कोई नया समिट आएगा। तो यही समिट याद रखना है, सिक्स समिट थाईलैंड ने होस्ट किया था। थीम क्या थी इस सिक्स समिट की? प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड
ओपन। प्रोस्पेरस का मतलब होता है इकोनॉमिकली सक्सेसफुल, रेजिलिएंट का मतलब होता है टू रिकवर क्विकली फ्रॉम शॉक्स लाइक डिजास्टर, एंड ओपन का मतलब होता है ओपन टू ट्रेड, मूवमेंट एंड कॉपरेशन। ठीक है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया उन्होंने, और नरेंद्र मोदी जी ने 21 पॉइंट एक्शन प्लान रखा बिम्स्टेक समिट के अंदर, और एक डेक्लेरेशन भी इन्होंने साइन करी जिसका नाम है बैंकॉक विजन 2030। सिक्स समिट के अंदर बैंकॉक विजन 2030 को भी इन्होंने साइन किया। विजन ये है कि अगले 2030 तक 5 सालों में हम कहाँ तक इन कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन बढ़ाना चाहते हैं, कितना ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, यही है विजन। हमारा विजन क्या है। देन उसके बाद बांग्लादेश इज द इनकमिंग चेयर ऑफ द बिम्स्टेक। आई ऑलरेडी टोल्ड यू थाईलैंड वाज द प्रीवियस। देन एक बोधी इनिशिएटिव को लो, ये सिक्स समिट के अंदर इंडिया ने बोधी इनिशिएटिव को ये किया था। बोधी इनिशिएटिव इंडिया ने रेकमेंड किया था और इसको अडॉप्ट भी किया गया। बोधी इनिशिएटिव इज बिम्स्टेक फॉर, क्या लिखा है यहाँ पर, ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। तो भाई बिम्स्टेक कंट्रीज में से लोगों को डॉक्टर की कोई पढ़ाई करने आ रहा, कुछ करना है, हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे। किसको करेंगे? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स लोगों को ट्रेन करके, कौन सी कंट्रीज में? बिम्स्टेक कंट्री। तो इंडिया ने बोधी इनिशिएटिव स्टार्ट किया। कौन सा? बोधी। बोधी इनिशिएटिव। इंडिया विल ट्रेन हाउ मेनी यंग पीपल? 300 young people from which countries? बिम्स्टेक कंट्री। every year in India focusing on the बोधी इनिशिएटिव। याद रखना बोधी इनिशिएटिव। और इंडिया ने इसके अलावा हैकाथॉन और ये सब स्पोर्ट्स। अच्छा ये आप नोट डाउन कर लो, इंडिया में 2027 में फर्स्ट क्या होने वाली है, जल्दी से बताओ? बिम्स्टेक गेम्स इन 2027। क्योंकि बिम्स्टेक की कितनी एनिवर्सरी होगी उस टाइम? देखो 1997 से लेके 1997 से लेके 2027, तो कितना हो गया? हो गए 30 इयर्स हो गए। तो फिर कहाँ होएगी फर्स्ट बिम्स्टेक गेम्स? ये भी इंडिया ने ही रेकमेंड किया था। ये एथलेटिक मीट हुई नहीं मेरे हिसाब से। और जब ये मोदी जी सिक्स समिट पे गए थे तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मोदी जी को क्या दिया था? वर्ल्ड ये त्रिपिटिका है, त्रिपिटिका। ये थ्री बास्केट बोलते हैं इसको, थ्री बास्केट्स। ये बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर्स होते हैं, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। विनाया पिताका सुत्ता पिताया, ये अपने आप पढ़ लेना, ये हमारे काम का इतना नहीं है। हाँ जी, इंडिया के लिए बिम्स्टेक क्यों मैटर करता है जी, बताइए फटाफट। क्योंकि बिम्स्टेक इज अ ब्रिज, इट लिंक्स द साउथ एशिया विद द साउथ ईस्ट एशिया। और ये ऑल्टरनेटिव किसके लिए, जल्दी से बता दो? सार्क। क्योंकि बिम्स्टेक किसको एक्सक्लूड करता है? विच अलाउज द स्मूथर कॉपरेशन, इजीली कॉपरेशन बढ़ती है। सार्क की फुल फॉर्म में आपको बता चुका हूँ। क्योंकि सार्क में भी कैसे डिसीजन लिया जाता है? कंसेंसस, और कोई ना कोई ब्लॉक कर देता है। इंडिया और दोनों ये क्या है? आर्क राइवल्स हैं। देन इंडिया और बिम्स्टेक में कौन कौन से कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स हैं, जल्दी से बताओ? कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? लिख लीजिए फटाफट से कनेक्टिविटी प्रोग्राम्स। एक तो है जी इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे। ये देख लो, इंडिया से हाईवे बनाया जा रहा है। कहां से गुजरेगा? इंडिया से, फिर कहां जाएगा? म्यांमार, फिर कहां जाएगा? अभी दिखाऊंगा आपको। फिर एक और है जी, एक और प्रोजेक्ट है, ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट है? कनेक्ट। जब रोड बन गई तो फिर गुड्स भी जाने स्टार्ट हो जाएंगे, व्यापार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब रोड ही नहीं है तो ट्रेड बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम होएगा। तो जब रोड बढ़ेगी इजीली ट्रेड होगा। समझ में आई बात या नहीं? तो फिर ये एक प्रोजेक्ट है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। देन एक कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, वो भी आपको बताता हूँ। अभी आप ये नोट डाउन करो कि बिम्स्टेक का यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम कहां पर हुआ? महाराष्ट्र में। कब हुआ? मार्च 2000, तो हाल ही में हुआ है, मार्च में हुआ है। अप्रैल मई जून जुलाई में है, 4 महीने पहले हुआ है। क्या हुआ है जल्दी से बताओ? बिम्स्टेक यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम कहाँ हुआ है, जल्दी से बताओ? महाराष्ट्र के अंदर। 30 young professionals, innovators, entrepreneurs, technology expert from BIMSTEC countries participated. मेन इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट नॉलेज एक्सचेंज, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। तो यंग प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम रखा गया महाराष्ट्र के अंदर। इट वाज अ फर्स्ट एडिशन, ये याद रखना है आपको। देन फिर यूथ समिट हुआ है जी, बिम्स्टेक का यूथ समिट कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात के अंदर। और थीम लिखनी होगी तो आपकी मर्जी है, आप थीम लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। बिम्स्टेक एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है क्योंकि इसकी इन देशों के 60% लोग यंग पीपल है। यंग 60% लोग इसके यंग हैं। नाउ कमिंग टू द कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट्स रहते हैं हमारे, वही मैं कराने, फिर दिस टॉपिक इज ओवर। नंबर 1 क्या है?
कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये बिम्स्टेक कंट्रीज में इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, और इंडिया के बीच में ये सबसे पहले इसका नाम क्या है जल्दी से बताओ? मल्टी मॉडल। कालाधन क्या है? मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल का मतलब क्या है? यूजिंग मोर देन वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसमें जब कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे तो किस किस में बढ़ाएंगे? सी, रिवर, रोड, रेलवे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट, तो ऑब्वियसली ट्रांजिट ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। कालाधन प्रोजेक्ट विल लिंक विच टू कंट्रीज? जल्दी से बताओ विच टू कंट्रीज? इंडिया एंड म्यांमार। कालाधन प्रोजेक्ट विल लिंक इंडिया एंड म्यांमार। और आपको अब याद रखना है इसके अंदर कि इसके अंदर इंडिया का, अगर इंडिया और म्यांमार को जोड़ना है तो इंडिया से किसको जोड़ रहे हैं? सबसे पहले कोलकाता को, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के पास कौन सा है हमारा? बताओ कौन सी स्टेट है? वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता। कोलकाता में कौन सा पोर्ट? जल्दी से बताओ। सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट को किसके साथ जोड़ना है? सितवे टू पलेटवा इन म्यांमार। अभी दिखा भी देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, देख लो पहले, फिर ही आपको पता चलेगा। देखो जरा, ये कोलकाता, कोलकाता का कौन सा पोर्ट? जल्दी से बताओ। सितवे पोर्ट। यहाँ पर ये है, सॉरी, म्यांमार का, नॉट कोलकाता का। किसका सितवे पोर्ट है? म्यांमार का। और ये कोलकाता से जोड़ना है इसको। यहाँ पर कौन सा पोर्ट है मेरे को नहीं पता है, बट ये दोबारा से अपने माइंड में रिफ्रेश करो। सितवे पोर्ट कहाँ है? म्यांमार। सितवे पोर्ट कहाँ है? म्यांमार। कहीं गलत मत कर देना। सितवे पोर्ट कहाँ है? म्यांमार। सितवे पोर्ट को किसके कनेक्ट किया हमने? वेस्ट बंगाल में, इसको यहाँ से जोड़ा है। क्यों जोड़ा पता है? क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, अगर आप देखोगे, अभी ऊपर दिखाया था आपको, ये देखो जी, ये वेस्ट बंगाल है ना, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है आपको, ये सारा नॉर्थ ईस्ट है ना हमारा, दिख रहा है आपको? नॉर्थ ईस्ट। इसको जाने के लिए रास्ता ये है, एक ही रास्ता है हमारे पास नॉर्थ ईस्ट को, बीच में बांग्लादेश आ रहा है। ये सारा कौन है? ये बीच में बांग्लादेश। ऊपर वाला ज्यादा क्लियर होएगा मुझे लगता है, ऊपर वाला देखते हैं। ये देखो, ये बांग्लादेश है येलो कलर का, तो नॉर्थ ईस्ट ये ब्लू कलर का है हमारा। हमारे पास इंडिया के साथ कनेक्टेड, देखो ये सिर्फ इतना सा लैंड स्ट्रिप है, छोटी सी। देखोगे ये वाली, ये देखो, दिख रहा है आपको? ये, इसको बोलते हैं चिकन नेक, मुर्गे की गर्दन, पतली सी होती है। इसको अगर काट दें ऐसे, यहाँ से पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हाथ से चला जाएगा। और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर डोकलाम जो है, यहाँ पर डोकलाम प्लेट्यू या डोकलाम इशू यहाँ हुआ था। यहाँ चाइना है, यहाँ पर चाइनीज आर्मी है। यहाँ पर ये देख लो, ये व्हाइट व्हाइट, यहाँ पर कौन सी है? चाइना। और चाइनीज आर्मी से कितना दूर है? ये थोड़ा सा ही दूर है। अगर चाइना ने यहाँ कब्जा कर लिया और वो कहते ही अरुणाचल प्रदेश हमारा है, सारा हमारा है, अगर यहाँ पर कब्जा कर लिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हाथ से चला जाएगा। अब पॉइंट ये है कि इंडिया को जब कोई गुड्स भेजने हैं अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो भेजने यहीं से पड़ते हैं, यहीं से भेजने पड़ते हैं, और यहाँ तक लेके आना है, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ मेघालय तक लेके आना है, त्रिपुरा तक लेके आना है नीचे, तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये हिली एरिया है सारा, बहुत टाइम लगता है। ऑल्टरनेट रूट हमारे पास है नहीं था, तो ऑल्टरनेट बनाया फिर हमने। वेस्ट बंगाल से कहाँ जोड़ा? जल्दी से बताओ। सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट से पलवेटा, पलवेटा से ये जो है ना, ये हो गया सी लिंक, मल्टी मॉडल है ना ये प्रोजेक्ट। कलाधन क्या है? ये मल्टी मॉडल। तो ये सी से कनेक्ट किया पहले, फिर रिवर, यहाँ पर पलवेटा रिवर है, रिवर के थ्रू, कनाल के थ्रू शिप्स फिर वहां तक जाएंगी, फिर आगे रोड बनाई जाएगी, फिर ये यहाँ पर किससे कनेक्ट हो जाएगा? जल्दी से बताओ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का किससे? इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के साथ। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है ये। क्या है मन्नत? ये इंडिया का, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को अल्टरनेटिव रूट मिल गया हमें कि नहीं मिल गया? अल्टरनेटिव रूट, घूम के आने का रूट मिल गया कि नहीं मिल गया? ये फास्टर है जी। त्रिपुरा में सामान भेजना है, ये फास्टर पड़ेगा या ये वाला फास्ट पड़ेगा? जल्दी से बताओ। ये वाला इजीली, अब जैसे यहाँ सीधा यहाँ भेजा, सीधा यहाँ भेज दिया, है कि नहीं बोलो? और यहाँ से घूम के आओ कितना, और यहाँ पर स्ट्राइक होगी, कुछ होगी, मणिपुर में कितने क्राइसिस चल रहे हैं, कुछ हो गया, और ये ऑल्टरनेटिव वे हमें मिल गया। इसका नाम है कलाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ठीक।
ये बिम्स्टेक का ही पार्ट है। तो आपको याद रखना है कोलकाता टू सितवे थ्रू द सी वाटरवे, देन सितवे टू पल प्लेटवा इनलैंड वाटरवे। रिवर कौन सी है इसमें? रिवर कलादन। रिवर प्लेटवा नहीं है, कौन सी है? रिवर कलादन। देन इनलैंड वाटर ये हो गया। देन उसके बाद स्टेज नंबर 3, प्लेटवा से कहा? इंडिया म्यांमार का बॉर्डर पड़ता है, इंडिया म्यांमार का बॉर्डर। देन फाइनली मिजोरम के कहां तक कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से बताओ। मिजोरम के, तो आपको याद रखना मिजोरम तक लास्ट इसकी लिंक है मिजोरम। और जो ये चिकन नेक था इसको क्या बोलते? चिकन नेक को जल्दी से बताओ। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नैरो स्ट्रिप ऑफ इंडियन लैंड दैट कनेक्ट्स द नॉर्थ ईस्ट टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया। ये एक लौता ऐसा रूट है हमारे पास विच इज, क्या लिखा है यहाँ पर? वल्नरेबल। एंड कलादन गिव्स एन, क्या लिखा है यहाँ पर? ऑल्टरनेटिव रूट, ऑल्टरनेटिव रूट। देन इंडिया म्यांमार थाईलैंड। अब नेक्स्ट आ गया प्रोजेक्ट, कौन सा है ये? इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल। 3 देश है ना, तो उसका नाम क्या है, जल्दी से बताओ। ट्राइलेटरल हाईवे बनाया जा रहा है। 70% कंप्लीट हो गया। टोटल हाईवे कितना है, जल्दी से बताओ। 6 किलोमीटर। किसको कनेक्ट करेगा? इंडिया का कौन सा है ये? मोरे। थाईलैंड के कहां तक जाना है? मेसौत। बीच में कौन आएगा? म्यांमार। तो इंडिया का मोरे, ठीक है। मोरे से अभी दिखाता हूँ मोरे कहां पर है। मणिपुर के अंदर है, देखो लिखा है मोरे इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर टाउन इन मणिपुर एंड इट कनेक्ट्स कहाँ? म्यांमार के, म्यांमार में जाएगा तामू में, एंड तामू से फाइनली कहाँ जाएगा ये? थाईलैंड मैसौत में। ये इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी को भी ये सपोर्ट करता है, लुक ईस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर देख लो एक मिनट। इंडिया का ये मोरे, और ये म्यांमार के अंदर कौन सा है? तामू। फिर यहाँ से जाएगा इंडिया से म्यांमार, म्यांमार से होते हुए कहाँ जाएगा? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड तक यहाँ। और ये मैसौत है, देख लो यहाँ पर, थाईलैंड का मैसौत। तो देख लो इंडिया से कनेक्ट थाईलैंड तक हो गया बाय रोड। आगे जो है, आगे लाओस को भी कनेक्ट करने की बात हो रही है, और आगे कनेक्शन की बात हो रही है। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट आप बाय रोड भी जा सकते हो, साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया बाय रोड भी जा सकते हो अगर आपको जाना है। जाना चाहते हो तो बता देना। इसको मोदी जी कह रहे हैं कि इसको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से कनेक्ट करने की बात करें मोदी जी। मोदी जी कहते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के साथ इसको क्या कर दो आप? कनेक्ट कर दो, ईस्ट वेस्ट ये वाला, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये वाला। आगे लाओस में चला जाएगा ये। तो बिग पिक्चर ये आप अपने आप पढ़ लेना। तो विद दिस आई एम ओवर विद बिमस्टेक। ठीक है, बिमस्टेक इज ओवर फ्रॉम माय साइड।